अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उमर चीमा एजाज़ सईद के साथ। हमेशा की तरह आज भी हम दो इश्यूज़ पर बात करेंगे और एक इशू पुराना है, रोज़ाना की बुनियाद पे बात होती है और रोज़ाना कोई डेवलपमेंट हो जाती है और वो है इमरान खान। इमरान खान के साथ क्या आज कोई हाथ हो गया है, इस पर बात करेंगे। इसमें एजाज़ सईद का क्या किरदार है उस पर भी बात होगी तफसीली तौर पर। और दूसरा वापडा के हवाले से एक बड़ी अहम ख़बर है और वो ये है कि उन्होंने जो अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए पाक फ़ौज के यूनिफॉर्म इस्तेमाल करना शुरू किए और अब उनको पाबंदी लगानी पड़ी है। क्या वजूहात बनी है, किस तरफ से प्रेशर आया है और इस पर क्या तहकीकात हो रही हैं, इस हवाले से बात करेंगे। एजाज़ सईद साहब, आपने जो बातें की हैं इमरान खान के बारे में, मेरे ख्याल वैसे ही हो गया। आप वैसे पहुँचे हुए आदमी हैं। मैं पीर नहीं हूँ लेकिन आप शाह तो हैं ना। नहीं, शाह होने का मतलब ये नहीं कि पीर होना, लेकिन फिर भी है ना, लोग तो आपको मुर्शिद मानते हैं ना। नहीं चीमा साहब ऐसी बात नहीं है, लेकिन चीमा साहब ये वो बातें हैं अनफॉर्चुनेट। मुर्शिद के नाम पे आप घबराते क्यों हैं वैसे? मैं यार शाह के नाम पे भी घबराता हूँ। आप किस चीज़ पे घबराते नहीं, आप ये बताएं। नहीं, मैं चीमा साहब जब आप मजाक करते हैं तो फ्रैंकली मुझे समझ नहीं आती। ठीक है, हाँ चलें, ये जो आपने बात कर दी है ना, हाँ आपने मुझे डिसआर्म कर दिया। अच्छा, बड़ी मेहरबानी। अच्छा, वो चीमा साहब मामला ये है कि इमरान खान, आज मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था, तो चूँकि कल रात को हमने प्रोग्राम भी किया था और इससे पहले भी हमने एक दफ़ा प्रोग्राम किया था कि इमरान खान साहब के साथ ये गिरफ्तारी हो जाएगी उनकी। तो आप आज हाई कोर्ट गए थे कि चीज़ें मैं मैनेज करूँ कि खबर ना गलत। मैंने कहा यार कि गलत ना हो जाए। जज साहब से मिन्नत तरला करे। खैर, चीमा साहब हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो कोर्ट रूम नंबर 1 था, 11 बजे का टाइम था। कल जज साहिबान ने कहा था कि 11 बजे होगा फैसला, तो वहाँ पे 11 बजे कोई इतनी एक्टिविटी कोई नहीं थी। 1 बजे के करीब तकरीबन ये फैसला हुआ। 2 जज साहिबान आए। दोनों जज साहिबान में से एक ने बताया कि जी एप्लीकेशन आपकी अलाउ हो गई है, तो अभी हम फैसला, थोड़ी फॉर्मल कोई अनाउंसमेंट नहीं हमने करना, लेकिन अभी आप फैसला जारी कर देंगे। ये कह के वो चले गए। दैट वाज दी ओनली थिंग। ठीक है, तो आपको पता है फिर मिठाइयाँ बांटी जाती हैं तमाम सियासी कारकुनों में। आपको पता है मियां नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला हो गया था तो नून लीगियों ने वो मिठाइयाँ बांट दी थी, तो मिठाइयाँ बांटी गई। आज एक और डेवलपमेंट भी इसके साथ जुड़ी हुई थी, वो मैं अभी बाद में बताता हूँ। वो बुशरा बीबी के वाले से है। चीमा साहब, पीटीआई के जो कारकुन हैं वो अटक पहुँचे और अभी कोई बता रहा था कि अटक में भी कुछ अरेस्ट हुई हैं। अच्छा, वहाँ पर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। क्यों किया गया है मुझे नहीं पता, लेकिन ये पता लगा है कि जो अटक जेल है वहाँ से बंदे को गिरफ्तार किया गया, जेल के बाहर से। तो तफसीलात तो अभी नहीं है, लेकिन गिरफ्तार किया गया। और जाहिर है ये तमाम लोग वो हैं जो इस उम्मीद से आए थे कि ये फैसला आ गया है और दरवाज़ा खुलेगा जेल में से और खान जो है ना वो सामने चलता हुआ आएगा। शायद, लेकिन आपने ये गलत बात की है। ठीक है, ये असल में वो लोग हैं जिन्होंने हमारा कल का वीलॉग नहीं देखा। अगर इन्होंने देखा होता तो इन्हें अटक सफ़र करने का इतना जरूरत ना पड़ती। तो ये इनको सजा मिली है बेसिकली हमारा वीलॉग ना देखने के ऊपर। आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया। तो चीमा साहब, वेरी सैड, अरेस्ट नहीं होनी चाहिए। अरेस्ट कोई भी हो तो अफसोस की बात है, लेकिन ये तो अब सूरत हाल है चीमा साहब के 30 अगस्त तक इमरान खान साहब, यानी कि कल तक इमरान खान साहब जुडिशल कस्टडी में। अब कल 2 बातें हैं। एक तो ये कि इमरान खान साहब को जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने या मुकामी जज के सामने उन्हें पेश करना है साइफर केस में, तो जज साहब भी उधर जा सकते हैं और खान साहब को भी इधर पेश किया जा सकता है। इट्स 2 वे। तो मेरा ये ख्याल है कि शायद हो सकता है कल खान साहब को ज़रा बाहर की आवाज़ लगाई जाए, पॉसिबल है कि उनको लाया जाए और बताया जाए कि आज़ादी कितनी नेमत है, दिखाने के लिए। अब जो सिस्टम है उनसे बदले ले रहे हैं ना खान साहब। नहीं, किस तरह बाहर लेके आएंगे? मतलब जज के सामने पेश करना है ना। कल 30 है ना, 30 तारीख तक वो जुडिशल रिमांड के ऊपर है, तो आप जज के सामने पेश करना है और जज ने आगे फैसला। ये कौन सा, जो स्पेशल कोर्ट के जज हैं? जी जी, ठीक है। तो आप यही ना हो कि ये अदालत उधर ही लगा लें। तो ये अदालत उधर लगा सकते हैं। और दूसरा काम वो भी तैयार पड़ा है, नैब वाला भी तैयार पड़ा है काम। और चीमा साहब, आप को पता चला होगा कि इमरान खान साहब के पास, यार वैसे ये ज्यादती है, 180 केसेस है। अच्छा। खान साहब एक केस से निकले तो 180 दिन, तो यानी कि आप अंदाज़ा लगा लेना कि कितने तकरीबन 6-8 महीने तो यही बन जाते हैं, तकरीबन यही बन जाते हैं ना।
तो वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। ये जो अगर कोई किसी के ऊपर जायज़ केस हो तो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जब हमारे यहाँ वज़ीर-ए-आज़म चीमा साहब कुर्सी से उतरते हैं तो वो दहशतगर्द भी बन जाते हैं, वो मुल्क दुश्मन भी बन जाते हैं, गद्दार भी बन जाते हैं। कुछ केसेस दुरुस्त होते हैं और कुछ केसेस उनके ऊपर डाल दिए जाते हैं। तो खान साहब भी उसी प्रोसेस से अनफॉर्चुनेटली गुजर बस इजाज़ हमारे यहाँ जो है ना हर चीज़ ही पॉलिटिकल है, जी हाँ, सियासी है। इधर केसेस जो हैं वो सियासी बुनियादों पे बनते हैं और सियासी बुनियादों पे ही ख़त्म होते हैं। और बात वही ठीक है जो मियां नवाज शरीफ ने की थी, वो जो मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी ना कि जो जब ये त्यारा अगवा केस में हैदराबाद जेल में थे तो इनके साथ वो सैफुर रहमान थे, तो उसने कहा जी कि अब तो हमें सज़ाए मौत होगी। उन्हें क्या इतना कानून ना पढ़िया कर, ना असी कानून के तहत अंदर आए हैं तो ना ही कानून के तहत बाहर जाना है। तो मेरे ख्याल है कि यही हमारे यहाँ यही होता है, डील ही होती है। लेकिन यह है कि पता नहीं कि खान साहब जो हैं कि उन्होंने भी, लेकिन आप ये बात माने कि नवाज शरीफ साहब को डील करने की महारत है, तजर्बा है ना कि वो डील किस तरह करते हैं। ये नहीं मेरे ख्याल है नहीं कि ऐसा इमरान खान को भी आ जाएगा। हाँ, इमरान खान साहब को भी आ जाएगा। बस इजाज़ यही होता है ना कि आप किसी भी जब सिस्टम में होते हैं, जब सिस्टम पहले इमरान खान के साथ बड़ा टॉलरेट सिस्टम ने किया है सिस्टम, ठीक है, तो अभी जो है ना सिस्टम टॉलरेट नहीं कर रहा, सिस्टम की जो है ना कुव्वत मुदाफ़िअत जवाब दे गई है। अच्छा, एक और काम भी चीमा आज हुआ है। नैब वालों ने ना 24 तारीख की एक नोटिस निकाला हुआ था खामोशी से, बुशरा बीबी को आज ही के दिन तोशाखाना केस में बुलाया हुआ था नैब रावलपिंडी में। अच्छा, आज ही के दिन। अच्छा, तो वो जो लिस्ट है उन्होंने दी है जो बुशरा बीबी के वाले से, उसमें कोई नेकलेसेस हैं, कोई हार हैं, लॉकेट है, कोई अंगूठियाँ हैं, कोई एयर रिंग्स हैं। वो बुशरा बीबी को कहा गया कि आपने ये चीज़ें तोशाखाना में जमा कराए बगैर ही इनकी असेसमेंट करवा के अपने पास रख ली, तो ये जवाब दें। तो आज ही के दिन चीमा साहब, आपको पता है एक ही दिन होता है अटक जेल में हफ्ते में मुलाकात का। अच्छा, आज ही के दिन इमरान खान साहब से मुलाकात थी उनकी, तो वो चली गई अटक में, राइट। वो तो ज़ाहिर है फिर नैब रावलपिंडी पेश नहीं हुई। फिर नैब रावलपिंडी में गौहर है, बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर एजाज हसन के साथ है, जूनियर है। आप तो माशाल्लाह खुद भी बड़े केसेस लेते हैं और बड़े सीनियर हैं, तो तजर्बा हो चुका है उनको। तो बैरिस्टर गौहर ने फिर आज नैब रावलपिंडी गए, तो उन्होंने वहाँ पर जाकर दरख्वास्त दी कि जनाब हमें 12 सितंबर तक की डेट दी जाए या उसके बाद की कोई डेट दे दें, क्योंकि एक ही दिन होता है, वो आज पेश नहीं हो सकती। तो बुशरा बीबी आज जो है वो खान साहब से मिलने उधर गई हैं अटक जेल। तो ये है, दोनों मियाँ बीवी को अब धक्के खाने पड़ रहे हैं। और ये इमरान खान साहब अब लंबे अरसे के लिए जेल में है। लेकिन एक अलमिया ज़रूर है चीमा साहब कि PTI के की हिमायत करने वाले बाज़ जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वो चीमा साहब ऐसा माहौल बनाते हैं ना, वो उन्होंने कल रात से माहौल बनाया हुआ था, ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा था, अटक जेल पहुंचो, रिलीज इमरान खान, ठीक है, गुड न्यूज़, इस तरह की चीज़ें चल रही थी, ठीक है। तो वो, लेकिन एजाज ये वैसे ना ये माहौल ये शुरू से बनाते हैं। आप देखें इवन जब इमरान खान गवर्नमेंट में थे और ग्रे लिस्ट की कोई रिव्यू की डेट आ रही होती थी ना कि जो है उन्होंने नज़रसानी करनी है, इधर सबको पता होता था कि हमने अभी नहीं निकलना, लेकिन ये पूरा एक माहौल बनाते थे जी कि कल हमने निकल जाना है, क्योंकि लोगों का एक ज़हनी तौर पे तैयार हो जाते हैं। और अगले दिन जब वो नहीं होता तो फिर जो है ना आप उनको अच्छे तरीके से गालियाँ भी दे सकते हैं जी कि इन्होंने हमने निकलना था आज, हम लिस्ट से ना निकालना था, लेकिन वो फ़लाँ बंदा जो है या फ़लाँ मुल्क जो है उसकी वजह से मामला ख़राब हो गया। तो इस मामले में हर जो है ना वो एक उनकी महारत जो है वो यकता है, यानी कि वो उनको कोई पहुंच नहीं सकता। हाँ, एक माहौल बनाने के लिहाज से। अच्छा चीमा साहब, ये तो मामला चलते ही रहेंगे, लेकिन आप बताएं ना ये वापडा ने क्या किया, ये कोई फ़ौज की वर्दियाँ बना ली उन्होंने, ये कहानी बताए ना, ये असल बस ये है कि वापडा वाले असल में इम्प्रेस बहुत ज़्यादा हैं। वापडा के चेयरमैन हैं जनरल सजाद गनी, ठीक, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल। इससे पहले जनरल मुजम्मिल थे ना? पहले जनरल मुजम्मिल थे। अच्छा, वैसे आप देखें मुल्क में बिजली का बहरान है, हाँ, और जर्नैल ही वापडा चला रहे हैं, वापडा चला रहे हैं, वापडा चला रहे हैं, और कोई पूछने वाला नहीं हमारे यहाँ कि भी आपका तजर्बा क्या है, बिजली को क्या कर सकते हैं, बस चला रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। यही है ना, वापडा को चलाना भी तो एक आम आदमी के बस की बात, वो भी एक जनरल। और वैसे बाय द वे वापडा में भी जनरल जो इंट्रोड्यूस करवाए थे फौजी, वो इमरान नवाज शरीफ साहब ने करवाए थे। अच्छा, हाँ, यानी कि वो 97 में। जी जी जी,
नवाज शरीफ साहब ने बड़े गुल खिलाए हुए हैं, सॉरी टू से, उनके क्रेडिट पे बहुत सारी चीज़ें भी हैं, उन कारनामे भी उनके बड़े नेगेटिव हैं, डिस्क्रेडिट भी बहुत ज़्यादा। सही है। अच्छा एजाज, तो इन्होंने क्या किया है, यानी कि वापडा वालों ने क्या किया, इनके कोई सिक्योरिटी स्टाफ है मेरा 4-5 हज़ार जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे इन्होंने लगाया हुआ है, जो डैम के प्रोजेक्ट्स हैं या अदरवाइज़ इवन जो मेन जो वापडा हाउस है या दूसरी जगहों पे, इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी जो है ना पाक आर्मी की तरह बन जाए, तो और हम कुछ नहीं कर सकते पाक आर्मी की तरह, तो हम जो है ना उनका यूनिफॉर्म पहन लेते हैं। तो उन्हें ख्याल आया कि इस पे उन्होंने एक मीटिंग बुला लीजिए कि क्यों ना हम भी आर्मी का यूनिफॉर्म, जनरल सजाद ने मिला ली। हाँ, यानी कि वही और उनकी टीम जो है उन्होंने, अच्छा वो एक होता है CCD, ठीक है, कि कैमोफ्लाज कम्बैट ड्रेस, ठीक है, जो कि आमतौर पे ना हाल जो जंगी दिनों में जो पहनते हैं या जो मशकों पे जाते हैं ना, उस तरह का कमांडो टाइप यूनिफॉर्म था। तो वो इन्होंने अपने लोगों को पहना दिया और उसके लिए इन्होंने कोई 5000 यूनिफॉर्म था उसका ऑर्डर दे दिया। कोई 2 कंपनी थी जिन्होंने उस बिडिंग में अप्लाई किया, तो जिस कंपनी ने कम डिटेल दी या खर्चा ज़्यादा बताया उसको इन्होंने ऑर्डर भी दे दिया। और पहले उनसे को 500 यूनिफॉर्म लिया, फिर को 4500 यूनिफॉर्म लिया। अच्छा, और दूसरा ये है कि एजाज इन्होंने ना उसमें जूते शामिल नहीं थे। अच्छा, जूतों के लिए एक और कंपनी से रब्ता किया, ठीक, और वो होना तो ये चाहिए थे कि कोई जूते बनाने वाली कंपनी होती, ठीक है, वो थी कोई कंस्ट्रक्शन की कंपनी। अच्छा, कंस्ट्रक्शन की जूतों से कंपनी से जूते कंस्ट्रक्ट करवाएगा। हाँ हाँ, उनसे जूते कंस्ट्रक्ट करवाएंगे। ये जो टर्म आपने याद रखनी है, आगे जाके फिर की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, तो जो है उन्होंने अपने लोगों को यूनिफॉर्म वगैरह पहना दिया और वो जनाब सारे गन्ने ताने हुए मुख्तलिफ जगहों पे। तो इनका कोई एक फंक्शन था कोई किसी डैम के प्रोजेक्ट पे ना, मेरे ख्याल मंगला डैम या किसी और जगह पे, तो उधर जो है फ़ौज वालों की भी नज़र पड़ गई कि ये कौन से फ़ौजी हैं। वो पता चला कि ये तो वापडा की सिक्योरिटी के लोग हैं। उन्होंने कहा कि इनको किसने आर्डर किया है, और ये इस मामले में बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि कोई भी और इदारा जो है वो फ़ौज का यूनिफॉर्म या उससे मिलता जुलता यूनिफॉर्म या इवन जो पैरा मिलिट्री फोर्सेज हैं उनसे मिलता जुलता यूनिफॉर्म कोई और इदारा नहीं बना सकता। यार ये वैसे एक तरफ कहते हैं कौम फौज से मोहब्बत करती है, और एक तरफ सरकारी इदारे ने अगर फौज जैसे, और वो भी उसका सरबराह भी जर्नैल, उसने फौज जैसा यार कपड़े पहन लिए, उस पर भी इतराज़ है, ये ज्यादती है। वैसे शायद असल में उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि आपको पता है कि मुख्तलिफ जगहों पे जो टेररिस्ट अटैक हुए हैं वो भी फौजी यूनिफॉर्म पहन के, ये तो ज़ाहिर है, ये अगर सरकारी इदारा कर रहा है तो उसके चेक्स इसका नहीं चेक क्या होना है शाह जी, कि एक तो ये है कि अगर सारे इदारे जो हैं वही अपने लोगों को पहनाना शुरू कर दें तो आप ये चेक करते रहेंगे कि ये बंदा कोई दहशतगर्द है या कि कोई वापडा वाला है। यार मैं तो समझता हूँ पूरी पाकिस्तानी कौम को फौजी ड्रेस पहना दें, आप वापडा पे इतराज़ कर रहे हैं। शाह जी आप पहन लिया करें ना, आप शुरू करते हैं, आपके लिए को पहले एग्जाम्पशन ले लेते। नहीं चीमा साहब, आपने जिस तरीके से वापडा के ऊपर किया है तो ये नेक काम तो आपसे आगाज होना चाहिए, तो पहना दें एड्रेस, मैं भी पहन। चाहिए नहीं कि मैं तो वापडा को देख के मैंने तो तौबा की है, अगर आपको अच्छा आपको यकीन नहीं है तो आप पहन लें। अच्छा, खैर ये है कि पहले उनको इंटीरियर मिनिस्ट्री ने भी लेटर भेजा, फिर उसके बाद एक GHQ की तरफ से लेटर आया, होना क्या वो बंदे थे पुत्र बन जाओ। अच्छा, यानी ये था, उन्होंने ये बात लिखी, उन्होंने कहा जी कि उन्होंने कोई रूल्स का हवाला दिया हुआ है, ये प्रेसिडेंट का आर्डर है, ये एक इंटीरियर मिनिस्ट्री का आर्डर है कि जिसमें जो वो रूल का हवाला ना भी देते तो उनका लेटर में हुक्म ही था ना। शायद गल सुनो, आपने मुझे बात करने था ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा टॉलरेंस शो की है। नहीं आप प्लीज करें। और जो है पाक फौज के यूनिफॉर्म का इशू है और आप जो है इनके इस पे ये तो इन कर रहा हूँ मैं वाकई यार, ये जो है इनकी बात सुने, इनके संजीदा बात प्लीज सीरियस। अच्छा यार, उन्होंने ये लिखा, उन्होंने कहा जी कि जो है ना फलां रूल्स का हवाला देते हुए जी कि उसके तहत कोई ऐसा यूनिफॉर्म जो फ़ौज से मिलता जुलता हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस से मिलता जुलता हो, वो कोई और इदारा नहीं अपने लोगों को नहीं पहना सकता। और दूसरा जो है यही जो दहशतगर्दी के हवाले से कि ये भी उन्होंने हवाला दिया कि इससे कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो जाता है जी कि लोग आ रहे हैं, हमें पता ही नहीं, हम समझे जी कि ये मंगला डैम पे जो है ना ये कोई वापडा की सिक्योरिटी के लोग हैं, पता चले जी कि नहीं वो तो कोई दहशतगर्द थे। तो ये उन्होंने आर्डर जारी किया है, उनकी तरफ से आया, फिर इन्होंने कोई 23 अगस्त को वो यूनिफॉर्म वगैरह विड्रॉ कर ली हैं जी कि आइंदा कोई वापडा वालों ने कि आइंदा ये कोई यूनिफॉर्म नहीं पहनेगा। अच्छा, अब ये है कि इस मामले में FIA वाले इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि आपको NOC लेना पड़ता है, ठीक है, अगर आपने कोई इस तरह का कोई तजर्बा करना भी है तो आपको इंटीरियर मिनिस्ट्री से NOC चाहिए था।
क्या आपने NOC लिया है? इन्होंने कोई NOC नहीं लिया। यानी कि दूसरा, इनको वजारत दिफा से NOC चाहिए था, क्या लिया नहीं लिया। दूसरा ये है कि भाई आपने जो टेंडर है वो जिस तरीके से दिया है, यानी कि NOC ना लेने का मतलब ये है कि एक आपने इस तजर्बे की नज़र जो है को पैसे लगा दिए हैं, इतना खर्चा किया, और दूसरा ये है कि टेंडर जो हुआ है उसमें शफाफियत नहीं है। ठीक है, इस चीज़ पे तो FI वाले इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। FI ने को रेड भी किया तो पहले जो है वापडा की तरफ से मज़ामत आई, कोई चेयरमैन साहब जो हैं उन्होंने भी मेरे ख्याल आगे कोई FIA की DG से रब्ता किया, लेकिन बाद में वो FIA वाले को प्रिवेल कर गए जी कि हम कोई ज़्यादती नहीं करेंगे, लेकिन जो रिकॉर्ड हमें चाहिए वो हम वो एक्वायर ज़रूर करेंगे। और ये कोई मेरे ख्याल तावन भी कर रहे हैं वापडा वाले, पहले मज़ामत दिखा के अब वो मुफाहमत की तरफ आ गए हैं। अच्छा, इसमें एजाज़ जो दूसरी बात है ना वो ये है कि ये जो आइडिया था, जो एक तो है ना जनरल सजाद गनी है वो चेयरमैन है, आगे एक जनरल सजाद गनी जो है ना उनके एक बड़े एक करीबी मोतमद है और उनका नाम है ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद तुफैल। अच्छा, ब्रिगेडियर तुफैल साहब जो है ना उनकी हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक वापडा में एक पोस्ट है DG लॉ, ब्रिगेडियर साहब को लगाना था। अब ये समझ नहीं लग रही थी कि ब्रिगेडियर साहब को कैसे लगाया जाए। उन्होंने कहा कि देखें यानी कि जो है ना अगर हम इसको लॉ की बजाय लॉ एंड ऑर्डर तस्वर करें, ठीक है, कि इस टाइम जो है ना लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, लॉ तो उसमें आ जाएगा, ठीक है, तो यानी कि लॉ एंड ऑर्डर पे जब आ जाएगी तो आप उसका सिक्योरिटी भी नाम रख सकते हैं। लॉ अरबी वाला या उर्दू वाला या अंग्रेजी वाला? यार ये आपको जोन से चाहिए आप ले लें। इधर अंग्रेजी वाला है, इधर अंग्रेजी वाला है। तो वो उन्होंने जो है ना DG लॉ की पोस्ट को रीडेजिग्नेट किया और उसको जो है ना DG सिक्योरिटी बना दिया। ठीक है, अच्छा, DG सिक्योरिटी बना दिया। फिर ये था कि उनकी कोई ऐसा था कि इनको कोई तनख्वाह के अलावा कोई बेनिफिट नहीं मिलेंगे, लेकिन यह है कि ब्रिगेडियर साहब को कोई 1100 यूनिट बिजली फ्री मिली, माशाल्लाह। ठीक है, इसके अलावा को 2 बड़ी गाड़ियाँ मिली। फिर जो है उनका अपना घर था जिसको उन्होंने जो होता है ना किराए पे भी ले लिया, अपने ही घर को। हाँ हाँ, और जो है को साथ जो है को लाहौर में इनका कोई एक गेस्ट हाउस है, रेस्ट हाउस है, उधर भी कोई 3-4 कमरे उन्होंने बुक कराए हुए हैं जो उनके अलावा उधर कोई जा नहीं सकता। ठीक है, इसके अलावा यानी कि और जो टेंडर वगैरह हो रहे होते हैं, कोई गाड़ियाँ खरीदी, कोई 62 के करीब जो है ना गाड़ियाँ खरीदनी थी, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ के जो चाइनीज़ हैं वो जिधर भी जाएंगे वो बुलेट प्रूफ गाड़ियों में जाएंगे। तो इनके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए गाड़ियाँ खरीदनी थी। कोई टेंडर किया, कोई 4-5 जो वेंडर से उन्होंने बिड अप्लाई किया, उनको सबको कैंसिल कर दिया। फिर कोई अपने लोगों को कहा, प्रोजेक्ट वालों को, ये फ़लाँ से गाड़ियाँ लें, यानी कि वो अलग से इशू हैं इनके जो चल रहे हैं। अच्छा, अब ये है कि उनको ये जो DG लॉ से सिक्योरिटी कन्वर्ट हुए, वो एजाज़ एक ही दिन में सारा काम हुआ कि जो भी यानी कि उससे जो री डेजिग्नेट हुआ पोस्ट, और फिर उसके बाद जो है जिसने साइन करने थे बशमूल चेयरमैन, एक दिन के अंदर अंदर करते हुए उनको उसके लिए इंडक्ट कर लिया गया। और ये सितंबर में हुआ पिछले साल। अभी जनवरी में उनको GM बना दिया गया, अपग्रेड कर दिया गया। यानी कि हमें बज़ाहिर ये लगता है कि DG जो है वो बड़ी पोस्ट है, लेकिन जो है वापडा में जो है ना वो GM की पोस्ट उससे बड़ी है। उन्हें GM सिक्योरिटी बना दिया गया, साथ जो है उनको GM एडमिन कर दिया गया। अब जो है ना वो एक तरह से इफेक्टिवली जो ब्रिगेडियर तुफैल हैं वो डिप्टी चेयरमैन है, यानी कि जनरल गनी साहब के बाद जो है ना दूसरे जो उधर पावरफुल आदमी हैं ये हैं। अब जो वापडा की जो ज़मीनों के मसाइल हैं वो भी वही डील करते हैं, वापडा के हॉस्पिटल वो डील करते हैं, वापडा के स्पोर्ट्स के मामला वो डील करते हैं, वापडा की को प्रोक्योरमेंट का मामला वही डील करते हैं। ठीक है, जो लोग आगे जो वापडा का ह्यूमन सोर्स है, जो मुलाजमीन के मामला हैं वो भी सारे वो डील करते हैं। और अभी जो है यानी कि वो उन्होंने जो अभी सिक्योरिटी को डील करने की कोशिश की है, जो यूनिफॉर्म वाला मामला, तो इसमें वो आजकल काफ़ी परेशान है और काफ़ी उनके लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं, चेयरमैन साहब के लिए भी और उनके लिए भी। अच्छा, चीमा साहब, यानी कि तेज़ी से तैनात होकर तेज़ी से तरक्की पाने वाले ब्रिगेडियर तुफैल जो है वो आजकल तेज़ी से काम कर रहे हैं, लेकिन मसाइल का भी सामना है। लेकिन एक और बात आपको बताऊं चीमा साहब, एक तरफ तो मुल्क में बिजली के बिलों का एक अजाब बना हुआ है, आपको पता है, आम आदमी लोग लिटरली चीमा साहब खुदकुशियाँ कर रहे हैं, और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये एक्चुअली ये वाक़यात हो रहे हैं। और इस्लामाबाद में भी हुआ, पता है ना आपको? हाँ, वो जो इधर खन्ना बोल जी, ये इस्लामाबाद में भी हुआ, दूर दराज इलाके में तो हो ही रहा है। और उस दूसरी तरफ देखें, इन वापडा के अफसरान की हालत देख लें और वहाँ पर तैनातियों की हालत देख लें कि ये किस तरह तैनात हो रहे हैं और किस तरह बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। एजाज़, मुझे नहीं आइडिया कि गवर्नमेंट के पास क्या सलूशन है, और मैं ये भी समझता हूँ कि हम जो बात करते हैं
हमें कोई ना कोई सोल्यूशन भी देना चाहिए। मैं सोल्यूशन की तरफ आता हूँ। चीमा साहब, इस वक्त आपको पता है जो बड़ा मसला क्या है? वो बड़ा मसला है लॉसेस का, लाइन लॉसेस सबसे बड़ा मसला है। और आपको पता है बड़ा मसला किन दो सूबों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है चीमा साहब? सिंध और बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा का कुछ हिस्सा सबसे ज़्यादा, हैदराबाद, सखर, ये वो इलाके हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा लाइन लॉसेस आ रहे हैं। यानी कि लोग बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, बिजली चोरी हो रही है, बिजली का बिल कोई नहीं दे रहा। बलूचिस्तान में भी यही हाल है। खैबर पख्तूनख्वा के एरियाज़ हैं, वहाँ पर बिजली इस्तेमाल होती है, बिजली का बिल कोई नहीं देता। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा मसला है। और इसका चीमा साहब वाहिद हल पता है क्या था? इसका वाहिद हल था कि आप जितनी भी डिस्कोज है ना, ये पावर सप्लाई की जो अदारे हैं, इनको प्राइवेटाइज कर दें। वो जो भी सेठ लेगा या जो भी पैसा इन्वेस्टर वहाँ पर लेगा, वो इंश्योर करेगा, क्योंकि उसने लॉस तो नहीं लेना, कारोबार करेगा, तो वो इंश्योर करेगा कि वो अपनी लाइनें ठीक करेगा और बिजली के बिल तमाम लोगों से लेगा। इसके अलावा चीमा साहब इसका हल नहीं है। और अब अगला मामला चीमा साहब ये है कि आपका जो बिजली का जो यूनिट है अभी तकरीबन 60 रुपये हो गया है ना? कितना हो गया? शायद मुझे नहीं आइडिया। अच्छा, ये नहीं कि आपको परवाह ही नहीं है चीमा साहब? शायद आपको कौन सी परवाह? नहीं, मेरी परवाह है चीमा साहब, मैं तो गिन रहा हूँ। आप सुन ले, ज्यादा बातें ना करें। अगला हाँ, यानी कि मैं अलबत्ता ये है कि सुन ले ये बात। देखें, असल में ना यूनिट जो हैं वो होते हैं दो तरह के। एक होता है जो एक रूटीन में आते हैं, दूसरा होता है पीक आवर्स में। ठीक है, लेकिन मुझे फ्रैंकली नहीं आइडिया, पता नहीं, मेरे हाल 40 से ऊपर है गालबा। चले एनी हाउ, लेकिन उमर आप सुन के हैरान होंगे कि अभी हमने ये जो एक यूनिट है ना जो 40 रुपये प्लस का हो गया हुआ है, ये 89 रुपीज़ यूनिट जाएगा। ये हमने वापडा वालों, वर्ल्ड बैंक वालों को, सॉरी IMF वालों को बताया हुआ है 89 रुपीज़। और ये बहुत बड़ी रकम है चीमा साहब, और मुझे नहीं लगता कि ये 89 रुपीज़ तक जाएगा या नहीं जाएगा। लोग तो मेरे ख्याल में आग लगा दें सारे सिस्टम को। ठीक है, तो इस अच्छा एजाज, मैं ये देख रहा हूँ, वैसे ही मैं आपसे बात करते हुए को गूगल किया है, तो वो कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इस टाइम 65 हो गई है पर यूनिट। 65, और जो मिनिमम प्राइस है वो 22 रुपये है। अच्छा। और मैक्सिमम जो है अभी को 65 है। अच्छा चीमा साहब, मामला ये है कि ये 89 रुपीज़ तक जाएगा। और जिन लोगों ने चीमा साहब सोलर भी लगाए हुए हैं ना, ये प्रॉब्लम आपके साथ भी आ रही होगी कि सोलर के लिए 3 फेज़ होना ज़रूरी है। ये 3 फेज़ नहीं दे रहे। बिजली जो सप्लाई हो रही है इलाकों में वो 2 फेज़ हो रही है, यानी कि सोलर भी काम नहीं कर रहे। और सोलर जिन्होंने पैसे लगा के, एक तो वो है ना जो बड़े अमीर लोग हैं, एक वो हैं जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो आप जैसे हैं, जो मेरे और आप जैसे हैं। ठीक है, आप जैसे और मेरे जैसे। ठीक है, तो उन्होंने लगाया, उसका भी फ़ायदा उनको नहीं मिल रहा। तो ये चीमा साहब बड़ी दिगरगुन सूरत हाल है, और लोग भी बड़े गुस्से में। ये चीमा साहब, ये जिस तरह अरब स्प्रिंग नहीं हुआ था, इस बात का खतरा है कि ये बिजली के बिल आपके अरब स्प्रिंग की तरह की कोई मूवमेंट पैदा कर बस शाह जी, अल्लाह ताला बचाए। अरब स्प्रिंग जो है ना, अरब स्प्रिंग का नतीजा कोई इतना अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन ये है कि खैर वो एक लोग जो हैं, इसमें कोई शक नहीं है, चीज़ें जो हैं वो उनकी बर्दाश्त से बाहर हो रही हैं। एक दो बातें आपने की हैं ना, यानी कि लाइन लॉसेस के हवाले। एक आखिरी बात, अभी ना IESCO वालों ने, जो इस्लामाबाद का इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है, उन्होंने और कुछ और डिस्कोज ने लेटर्स लिखे हैं कि हमें सिक्योरिटी दी जाए कि हमारे लोग बिल की रीडिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोग बहुत गुस्से में, और गुस्सा इन गरीब मुलाजमीन पे बेचारे जो जाते हैं। और वो जो बड़े बड़े अफसरान हैं, वो या तो कोई चेयरमैन बन जाता है, या GM बन जाता है, या DG बन जाता है, उनको तो कोई पूछने वाला नहीं। सबसे ज़्यादा जो है अदारों के अंदर ये सीनियर लोग हैं, वो मजे ले। मेरे ख्याल एक तो ये है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट हाउस है, इसकी बिजली अगर फ्री है ना, तो वो इनको चार्ज करनी चाहिए। मैं ये नहीं है कि इससे हमारा मसला हल हो जाएगा यार, लोगों को इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि अगर मसला वाकई मौजूद है तो जो हमारे हुक्मरान हैं वो इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि जब दूसरी जंग अज़ीम चल रही थी तो उस दौरान अमेरिका के अंदर जो बड़ा गोश्त है, यानी कि उधर जो है ज़्यादा बड़ा गोश्त जो है उसकी डिमांड ज़्यादा है, उसकी जो शार्टेज होगी। होता क्या था कि जो गोश्त है वो ज़्यादातर आगे जा रहा था वो बैटल जोन में, जो उधर जंग के इलाकों, हाँ जंग के इलाकों में जा रहे थे। उसमें अमरीकी फौजी भी थे, बाकी इवन रूसियों के लिए और बरतानिया के लिए भी उनको भेज रहे होते थे। उधर जो है शार्टेज होगी।
और उस टाइम अमेरिकन गवर्नमेंट ने जो साइकोलॉजिस्ट, जो माहिर नफ्सियात हैं और माहिर बशरियात, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, इनकी एक कमेटी बनाई। उनको कहा कि हमारे पास अभी गोश्त की कमी है, हम अपने लोगों को किस तरह कायल करें कि जो उनकी फ़ूड हैबिट चेंज हो जाए। अच्छा, उन्होंने फ़ूड हैबिट चेंज करके ना लोगों को उस टाइम ये जो होता है ना कि वो दिल खाना, गुर्दे खाना, ठीक है, ये उस टाइम अमेरिका में शुरू हुआ और उन्होंने उसकी बड़ी एक पैकेजिंग जो है ना बड़ी प्रेजेंटेबल तरीके से की और उसका फिर आगाज़ जो है वो एलीट क्लास से हुआ। मसलन जो है प्रेसिडेंट है वो कहीं खा रहा है और वो दिखा रहा है जी मैं खा रहा हूँ, किसी जगह पे कोई न्यूयॉर्क का मेयर है वो कर रहा है, ताकि लोग जो है उनको फील हो कि ये हमारे जो बड़े हैं वो खा रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, हम भी खा लेंगे। अब इधर इजाज मसला क्या है, इधर जो है ना एक तो ये जो मीटिंग्स वगैरह दिखाते हैं ना जिधर इवन ये जो नेस्ले की बोतलें पड़ी होती हैं, मुझे बड़ा दुख होता है कि यार आपने या तो उन बोतलों को नीचे रख दिया करें। आप किस मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप ऐसे मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं जिधर लोगों को, अक्सरियत को साफ़ पानी नहीं मिलता, आप जो है वो बोतलों वाला पानी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आप उसको साइड पे रखें, आपकी औकात क्या है, यानी कि हर टाइम जो है वो मांगने के लिए भाग रहे होते हैं। सिर्फ बोतलें ही नहीं चीमा साहब, बिजली का मुल्क में बहरान है। हमारे जो आला हुक्मरान हैं, सदर हो गए, वज़ीर आज़म हो गए, वो ऐसे कमरे में इजलास कर रहे होते हैं जहाँ पर बिजली के दर्जनों बल्ब और ट्यूबें लगी जल रही होती हैं। तो ये क्या पैगाम दे रहे हैं आप? अच्छा एजाज, इसके अलावा और चीज़ कि एज अ जो है ना सिम्बॉलिक मेयर, ये जो एक और हमने हाथी पाला हुआ है जिसका नाम है पीटीवी, और पीटीवी का जो बिल है यानी कि उसको फाइनेंस मैं और आप कर रहे होते हैं कि उसका भी आया होता है आजकल, पता नहीं 100 रुपया होता है या कितना होता है, 130 है कोई इस तरह का, कि वो आपने पीटीवी के लिए भी देना है। इसको ख़त्म करना चाहिए भाई। वो अगर पीटीवी नहीं चल सकता तो आप लोगों को उसे क्यों उस चीज़ की एक उनको सजा किस चीज़ की दे रहे हैं। एक और चीज़ एजाज, ये जो सर्कुलर डेट है, अच्छा सर्कुलर डेट जो है इसमें मेरा और आपका तो कसूर नहीं है, ठीक है, वो जो सर्कुलर डेट है उसके चार्जेस जो हैं वो भी बिल में शामिल होते हैं, ठीक है। आप इसके कोई और तरीका तलाश करें। अगर आपको ये भी बात है ना कि भाई IMF वाले कहते हैं, IMF वाले आपको टैक्सों का कहते हैं ना, ये सर्कुलर डेट किसी और खाते में डालें, ठीक है। लोगों, आप कोई और नहीं तो कम से कम सिम्बॉलिक मेजर होनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लोगों को इस चीज़ का एहसास दिलाना ज़रूरी है कि हम आपके साथ हैं, अगर आप तकलीफ़ में हैं तो हमें भी खुशी नहीं है और हम भी कोई इतना अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार रहे। एजाज, मुझे एक बंदे ने बात की, मैं आज उसको कोट करना चाहता हूँ। एक दफ़ा मेरी बात हुई, ये जो उस्मान सैफुल्लाह है, ये सेनेटर भी थे ना, ये जो सैफुल्लाह फैमिली के, तो यानी कि मैं को पनामा दिनों की बात है, पनामा पेपर्स आए थे तो मैं उस दौरान कोई एक दफ़ा उसको मिला, यानी कि उनके कोई फैमिली के काफ़ी कंपनीज थी तो उससे बात हो रही थी। अच्छा, वो अपनी ना वजाहत देते हुए उसने कहा कि मैं ना टैक्स देता हूँ और मैं टैक्स अपने बच्चों के लिए देता हूँ। एजाज, ये बात सुनने वाली, ठीक। उसने कहा कि मैं टैक्स अपने बच्चों के लिए देता हूँ। मैंने कहा क्या मतलब? ठीक है। उसने कहा कि ये है कि टैक्स से मुल्क चलता है ना, ठीक। तो अगर जो है मैं टैक्स नहीं दूंगा या और लोग टैक्स नहीं देंगे तो जो आप गरीबों के लिए करते हैं, उनकी हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए आप करते हैं, वो नहीं कर सकेंगे और उसकी वजह से जो क्राइम पैदा होगा, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होगी, उससे मेरे बच्चे सफ़र होंगे, ठीक है। आप ये देखें कितनी अच्छी सोच है। और अगर जो है दूसरे लोग भी अडॉप्ट करें। अब ये है कि हर बंदा जो है वो ये सोचता है कि मैंने बच्चे कौन से इधर पढ़ाने हैं, जिसका बस चलता है वो बाहर भेज देता है, उसको लगता है कि इधर ये तो वैसे ही गरीबों का, भूखों का मुल्क है। तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, लोग वाकई यानी कि ये जो जिस तरह आपने अरब स्प्रिंग की बात की है, ये कोई ऐसी कुछ चिंगारी है, चिंगारी सुलगने वाली बात है। अब ये देखें कि जो इफ्तिखार चौधरी वाला वाक़या हुआ था, कोई ज़रूरी तो नहीं कि सारे लोग इफ्तिखार चौधरी के लिए निकल आए थे, उनके अपने अपने गुस्से थे, को मुशर्रफ पे सारे निकल आए, ठीक है। तो कोई ऐसा हादसा ही जो है ना कुछ सबब बन जाता है, यानी कि कोई इस तरह का वाकई सबब बन जाता है किसी हादसे का। और चीमा साहब, ये जितनी भी अदारों को फ्री बिजली दी गई है ना, खाली वाबड़ा ही नहीं है इसमें, हमारे फ़ौज के भी बाज़ अदारे हैं, हमारे और भी, इनको भी अब आगे बढ़ना चाहिए, बिजली की पेमेंट करनी चाहिए। ये फ़ौजी अफसरान को, हमारे बड़े बड़े सेक्रेटरियों को, जज साहिबान को, जजेस को ये ख़त्म करना चाहिए। ये इस कौम के दर्द को आप घरों में बैठ के, अच्छी बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के नहीं शेयर कर सकते। जजेस इनको 2,000 यूनिट है, आप देखिए अंदाजा, और रिटायर होने के बाद भी अंदाजा करें। अच्छा, इनकी बातें सुने, रिमार्क सुने, पता चलता है इधर हर बंदी सियासत में आना चाहता है। रिमार्क्स इस तरह देंगे कि जैसे अभी कहीं झोंपड़ी से उठ के आए,
कि बड़ी कोई हम्बल बैकग्राउंड के हैं और कोई भी किसी किस्म की मराज जो है वो छोड़ने को तैयार नहीं। सही बात। तो एनी हाउ चीमा साहब, नाजरीन आपने हमारा प्रोग्राम देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपने कोई राय देनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अगर आपने हमें को मालूमात देनी है तो talkshock777@gmail.com पे हमें वहाँ पर भेजें। हमें देखते रहिए और आपकी फ़ीडबैक हमारे लिए बड़ी अहम है।